Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 9 for Human Resource Development and here we will discuss reward system. The topics to be covered are introduction, the objectives of compensation cum reward system, compensation system, psychological basis of rewards, designing reward system, whom to reward, what to reward, how to assess and about punishment. Now first is introduction. A very important motivating factor for people joining and continuing in an organization is the kind of work they get and whether they are valued in the organization. जो भी लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं या उसमें पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए मेन मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि वो किस टाइप का वर्क कर रहे हैं और कैसे ऑर्गेनाइजेशन उनकी वैल्यू को समझ रहा है और उनको एनकरेज कर रहा है. Unless the organization satisfies one of the basic psychological needs of being valued and appreciated, people, howsoever well paid, may not like to continue there. जब तक ऑर्गेनाइजेशन उन्हें सेटिस्फाई नहीं करेगा, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को नहीं समझेगा और पीपल को अप्रिशिएट नहीं करेगा तो सैलरी को साइड में रखते हुए वो तब भी काम करना उससे नहीं चाहेंगे, एंथुजियास्टिक नहीं बन पाएंगे. देन the objectives of compensation cum reward system. Now the basic objectives of a compensation cum reward system are to attract competent people, retain competent and high performing people, achieve high levels of performance, develop the workplace where people enjoy, develop teamwork and networking, promote growth and development, promote empowerment, and attaining and maintaining leadership position. So compensation और reward system जो होता है कि हम किसी भी स्टाफ मेंबर को या ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको कॉम्पनसेशन या फिर रिवॉर्ड क्यों देते हैं, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉम्पिटेंट पीपल जो हैं उन्हें अट्रैक्ट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, हाई परफॉर्मिंग पीपल को रिटेन करना कि वो इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव करना, देन टीम वर्क डेवलप करना ताकि स्टाफ और ज़्यादा एंथुजियास्टिकली काम करे, मोटिवेट करना उन्हें ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रमोट हो सके, एम्पावरमेंट बढ़ाना और एक लीडरशिप पोजीशन अटेन करना मार्केट में. देन द कॉम्पनसेशन सिस्टम. नाउ कॉम्पनसेशन इंक्लूड्स बेसिक पे फॉर द जॉब एंड अदर बेनिफिट्स विच गो विद इट. कॉम्पनसेशन में बेसिक पे आती है और साथ में उस जॉब के साथ जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारी चीज़ें कॉम्पनसेशन में आती हैं. कॉम्पनसेशन एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन कम रिवॉर्ड सिस्टम इज जनरली स्प्लिट इनटू टू components: फिक्स्ड component of compensation and variable component of compensation. Now we will discuss them one by one. First is fixed component of compensation system. Now fixed component of compensation is the pay or salary paid considering the market rate and competence of the employee. फिक्स्ड कंपोनेंट जो होता है वो हम कंसिडर मार्केट फैक्टर्स और बाकी जो कॉम्पिटेंस है एम्प्लॉय की, ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए उसकी पे को ध्यान में रखते हैं कि जो उसको फिक्स सैलरी मिल रही है, उसको जो फिक्स्ड पे मिल रही है, दैट इज द फिक्स्ड कंपोनेंट ऑफ कॉम्पनसेशन. नाउ compensation amount may be decided on the basis of the market rate and job evaluation. जब हम जॉब को इवेलुएट करते हैं और मार्केट रेट देखते हैं, इन दोनों चीज़ों को डिसाइड करके इवेलुएट करके हम किसी भी कॉम्पनसेशन अमाउंट को डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पे करनी है. Then job evaluation is also done to decide the basic फिक्स्ड कॉम्पनसेशन फॉर द जॉब. सो जॉब इवेल्युएशन हम किस लिए करते हैं, ताकि फिक्स्ड कॉम्पनसेशन को डिसाइड कर सकें. जॉब इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन अ जॉब मेक्स टू द मेन बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स गोल्स. सो जॉब इवेल्युएशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिलेटिव कंट्रीब्यूशन को असेस करते हैं कि कोई भी जॉब एक प्रोसेस में कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है या मेन बिजनेस को कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है उसके गोल्स अचीव करने के लिए. देन Job evaluation is done
by breaking down jobs into एलिमेंट्स कॉमन टू ऑल जॉब्स. सो जॉब इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं कि जॉब के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो सारी जॉब्स में कॉमन होते हैं, जैसे कि कॉम्पिटेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्लेक्सिटी, रोल लिंकेज, इनको अलग अलग ब्रेक डाउन करते हैं. देन द की elements are identified as the factors which differentiate the internal values of jobs in the organization. उसके बाद key elements जो भी हैं, जो factors identify कर रहे हैं या जो भी internal values को differentiate करते हैं, उन्हें identify करते हैं और इसको हम कहते हैं factor plan. And typical factors include competence, responsibility, decision making, complexity and role linkage. Next is जॉब इवैल्यूएशन. फिर जॉब इवैल्यूएशन जब हम करते हैं, जो भी हमने अभी तक फैक्टर्स पढ़े हैं, जो अभी हमने फैक्टर्स पढ़े थे, वो कॉन्क्रीट टर्म्स में डिफाइन होते हैं. एंड जॉब इवैल्यूएशन का जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें. जैसे पहले होता है हम एक जॉब इवैल्यूएशन ग्रुप सेटअप करते हैं, दैट इज सेटिंग अप अ जॉब इवैल्यूएशन ग्रुप. उसके बाद जो जॉब्स हमें इवैल्यूएट करनी है उन्हें सिलेक्ट करेंगे. So selecting the jobs to be evaluated from different functions. Then determining key functions. उसके बाद key functions यानी कि key roles जो एक job में है उसे determine करेंगे competence, responsibility, decision making के basis पे. उसके बाद हर जॉब को उस एक फैक्टर प्लान से एनालाइज करते हैं. एनालाइजिंग ईच जॉब बाय यूजिंग द फैक्टर प्लान. देन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ की फैक्टर्स 5 और 6 रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब. उसके बाद उनका लेवल डिसाइड करते हैं. जो वो की फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं उनका क्या लेवल है, कितना चाहिए की फैक्टर्स कि वो एक जॉब को परफॉर्म करने में ईजी हो सके. देन यूजिंग दी स्कोर्स टू डिसाइड ऑन दी कॉम्पनसेशन पैकेज. उसके बाद इस स्कोर को यूज करके हम कॉम्पनसेशन पैकेज इवेल्युएट करते हैं, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी इवेल्युएट करते हैं. देन नेक्स्ट इज वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ कॉम्पनसेशन. अभी हमने जो पढ़ा था वो फिक्स्ड कंपोनेंट था, जो कि एक किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी या फिर पे होती है. वेरिएबल कंपोनेंट होता है और ये वेरिएबल कंपोनेंट जो होता है इट इज based on 3 main issues. First is which relates to the ratio between the fixed and variable parts of the compensation. जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, फर्स्ट जो इशू है मेन, वो होता है एक वेरिएबल और फिक्स्ड कंपोनेंट के बीच में रेशियो कितना है, फिक्स्ड अपॉन वेरिएबल. सो the ratio for the variable component has been going up according to Mercer Human Resource Consulting. The variable pay as a percentage of total cost of the company has remained the same in 2003 as compared with 2001 for junior executive, but has increased for the middle executives and the top executives. So according to Mercer, जो variable pay है वो increase हुआ है किसके लिए, मिडिल एग्जीक्यूटिव्स के लिए और टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए. लेकिन जो अगर हम 2001 को और 2003 को कंपेयर करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए सेम है. सो फर्स्ट इशू जो है वो रिलेट करता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्ट्स के कंपोनेंट कॉम्पनसेशन के फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट्स से. देन सेकेंड इशू रिलेट्स टू द लिंकिंग ऑफ वेरिएबल पे विद हुज परफॉर्मेंस, दैट इट रिलेट्स टू कि कैसे हम वेरिएबल पे को लिंक कर रहे हैं. देन तो सेकेंड इशू जो होता है वो रिलेट करता है कि वेरिएबल पे को हम किसकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक करेंगे. वाइल मोस्ट कंपनीज हैव बीन लिंकिंग वेरिएबल पे विद कंपनी परफॉर्मेंस, द ट्रेंड इज चेंजिंग. ज़्यादातर कंपनीज जो होती हैं वो वेरिएबल पे को कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ लिंक करती है. जितना अच्छा कंपनी परफॉर्म करेगी उतनी अच्छी एम्प्लॉयज़ की वेरिएबल कंपोनेंट होगी कॉम्पनसेशन की. लेकिन ये अब ट्रेंड धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है. In order to develop commitment of the employees for the team, linking with team performance may also be important, and certainly the individual's performance is equally important. So, अगर किसी एम्प्लॉय की कमिटमेंट को बढ़ाना है किसी कंपनी की तरफ या फिर अपनी टीम की तरफ, तो टीम परफॉर्मेंस के साथ लिंक करना भी ज़रूरी हो गया है किसी भी एम्प्लॉय की वेरिएबल पे को. देन थर्ड इशू इज रिलेट्स टू द यूनिट ऑफ वेरिएबल पे. स्टॉक ऑप्शन was highly favored in the heydays of booming business, especially in the new industry.
So next is psychological basis of rewards. Now expectancy theory of motivation provides the psychological basis of reward system. जो expectancy theory है वो provide करती है psychological basis reward system के लिए. Expectancy मतलब कि जैसे जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी आउटकम के लिए कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी रिजल्ट के लिए. एक्सपेक्टेंसी एक्सप्लेन्स द सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ effort resulting in the outcome, which is called the first level outcome. So if the first level outcome is seen as leading to the second level outcome, the instrumentality is said to be high. So अगर फर्स्ट लेवल आउटकम जो है वो अगर हमें दिखता है कि वो लीड कर रहा है सेकेंड लेवल आउटकम पे, तो जो इंस्ट्रूमेंटलिटी होती है उसको हम हाई लेते हैं एंड द सेकेंड लेवल आउटकम इज अल्टीमेट ऑफ द टू आउटकम्स. Now Smith and Cranney have put forward a theory using the expectancy hypothesis. According to them, work motivation can be explained in terms of interaction amongst three main variables, that is effort, satisfaction and reward. So Smith और Cranney ने एक theory प्रपोज की थी एक्सपेक्टेंसी हाइपोथेसिस को यूज करके, और इनके हिसाब से मोटिवेशन जो है वर्क मोटिवेशन वो एक्सप्लेन कर सकता है इंटरैक्शन किसी भी तीन वेरिएबल्स के बीच में, और ये तीन वेरिएबल्स होते हैं एफर्ट, सेटिस्फैक्शन और रिवॉर्ड. देन दिस वाज द स्मिथ एंड क्रैनीज थ्योरी. जो हमारा एफर्ट, सेटिस्फैक्शन और रिवॉर्ड जो है वो किसी की भी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है. नेक्स्ट इज लॉलर्स मॉडल. Lawler has proposed another model in relation to pay, and according to this model, the work motivation, that is motivation to perform at a given level, is primarily determined by two variables: subjective probability that effort will lead to performance and a combination of beliefs about what the outcomes of accomplishing the intended level of performance will be and the balance of these outcomes. सो लॉलर ने भी एक पे के रिलेशन में एक मॉडल प्रपोज किया था, और इस मॉडल के हिसाब से जो वर्क मोटिवेशन है यानी कि किसी भी एक लेवल पे कितना वेटिंगली हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये दो वेरिएबल से डिटरमाइन होता है. एक है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ बिलीव्स. सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो गई कि हम कितना एफर्ट डाल सकते हैं परफॉर्मेंस को लीड करने में, और कॉम्बिनेशन ऑफ बिलीव्स हो गया कि क्या आउटकम्स आएंगे किसी भी इंटेंडेड लेवल को अकम्प्लिश करने के लिए परफॉर्मेंस के. नेक्स्ट इज डिजाइनिंग रिवॉर्ड सिस्टम. द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी केप्ट इन माइंड while डिजाइनिंग रिवॉर्ड सिस्टम. Then now first is rewards should be given to both individuals and teams. So rewards कभी कभी individuals को दिए जाते हैं, कभी teams को दिए जाते हैं. जब किसी टीम ने अच्छे से परफॉर्म किया है तो सिर्फ टीम लीडर या मैनेजर को रिवॉर्ड देना कभी कभी नेगेटिव साबित हो सकता है कि उनके बीच में पर्सनली ग्रज आ जाता है कि सिर्फ मैनेजर को ही अप्रिसिएशन मिला जबकि सभी काम करते हैं. सो इसलिए रिवॉर्ड्स दोनों को दिए जा सकते हैं, इंडिविजुअल को भी और टीम्स को भी. अ मल्टी डायमेंशनल एंड वाइडर रिवॉर्ड में multi-dimensional and wider reward system is likely to reduce undue pressure on promotions. Multi-dimensional और जो अगर बड़ा reward system है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो प्रेशर को रिड्यूस करता है और प्रमोशंस को बढ़ाता है. वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ कॉम्पनसेशन में बी इंक्लूडेड इन द रिवॉर्ड सिस्टम. हम वेरिएबल कंपोनेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं रिवॉर्ड सिस्टम में. Then extra increments as rewards are dysfunctional, lump sum rewards may instead be considered. Lump sum rewards को हम consider कर सकते हैं. Rewards must develop pride in belonging to the organization. A manual for reward system may be developed so that all employees may know about the system. एक मैनुअल डेवलप कर सकते हैं हम रिवॉर्ड सिस्टम के लिए और सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपेरेंसी शो कर सकते हैं कि वो रिवॉर्ड सिस्टम कैसा है और कैसे आपको काम करना चाहिए ताकि आपको रिवॉर्ड मिल सके. सो इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर इज ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द रिवॉर्ड सिस्टम. देन नेक्स्ट इज whom to reward. Now next thing to consider is
कि हमें किसे रिवॉर्ड करना है. ऑलमोस्ट एवरी वन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कवर्ड बाय द रिवॉर्ड सिस्टम. जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है हम उन सबको रिवॉर्ड कर सकते हैं अगर वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं तो. जैसे कि इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, टीम्स, द ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइडर्स. देन नेक्स्ट इज व्हाट टू रिवॉर्ड, कि हमें कैसे रिवॉर्ड करना है और किस फॉर्म में रिवॉर्ड करना है. तो इस केस में आ जाएंगे जैसे कि परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यूनिट और डिपार्टमेंट लेवल, स्पीड एंड एफिशिएंसी, लॉयल्टी, इनोवेशन, अपहोल्डिंग वैल्यूज. सो पहला है परफॉर्मेंस. सो हमें किस किस एस्पेक्ट में रिवॉर्ड करना चाहिए, कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है या कौन सी ऐसी फैक्टर पे बेस्ड हमें रिवॉर्ड्स देते हैं या देनी चाहिए. सो पहला है परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस नीड्स टू बी रिवॉर्डेड बोथ ऑफ इंडिविजुअल एंड टीम्स एंड क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस एक्सीलेंस एंड देयर वेटेजेस में बी डिटरमाइंड. तो एक हमने क्राइटेरिया डिटरमाइन करके कि किस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें रिवॉर्ड करना है, किस लेवल पे रिवॉर्ड करना है, उसके बाद रिवॉर्ड्स दे सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जैसे प्रॉफिट, मार्केट शेयर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, अचीवमेंट इंडेक्स ऑफ वन thrust area to be declared every year. Exceptional events like new product launch, export award, crossing of significant milestone etc. should be सेलिब्रेटेड. कि जब हमें मार्केट में प्रॉफिट मिला है, मार्केट शेयर बढ़ गया है, हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक्सपोर्ट अवार्ड्स हो सकते हैं या फिर कोई एक्सेप्शनल माइलस्टोन हमने पार कर लिया है. तो इस केसेस में ये हो गए ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे. नेक्स्ट इज यूनिट और डिपार्टमेंट लेवल. ये हो गया इंटरनल कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गई, जैसे कि इनोवेशंस की हमने किसी एफिशिएंसी में इनोवेशंस किए हैं, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में अचीवमेंट ली है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, टीम वर्क, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें आ गई यूनिट और डिपार्टमेंट लेवल में. देन स्पीड एंड एफिशिएंसी, like Ericsson Falcon Award is given for speed and efficiency to promote fast urgent work pace with speed and efficiency. Then loyalty, when employee complete their first year with Hug software they are presented a watch. When they complete 5 years they are given a company paid holiday. सो लॉयल्टी, जब एम्प्लॉयज़ लॉयल होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, जैसे कि हग सॉफ्टवेयर जो है कंपनी, उन्होंने वो फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट करते हैं एम्प्लॉयज़ उन्हें एक वॉच गिफ्ट करते हैं, और जब 5 इयर्स कंप्लीट करते हैं तो उन्हें वो एक पेड हॉलीडे देते हैं फॉर देयर फैमिलीज़. सो एक तरह से ये भी हम रिवॉर्ड की फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं. देन इनोवेशन, जब कोई कंपनी में इनोवेशन आती है, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है और एम्प्लॉयज़ इसके लिए अच्छे से काम करते हैं कोई भी चीज़ नई इनोवेट करने के लिए. देन अपहोल्डिंग वैल्यूज़, हग सॉफ्टवेयर गिव्स फॉर्मल अवार्ड फॉर अधेरेंस टू कंपनी वैल्यूज़. तो वो फॉर्मल अवार्ड्स देते हैं, लाइक एम्बेसडर अवार्ड इज गिवन फॉर वैल्यूज़ एंड बिजनेस एक्सीलेंस. देन व्हाट टू रिवॉर्ड, कि हमें क्या रिवॉर्ड करना है. सो इसमें आ जाएंगे जैसे कि टेक्निकल सॉल्यूशन, लर्निंग, गुड बिहेवियर, सेंस ऑफ ह्यूमर, टीचिंग, पब्लिकेशंस, इवेंट मैनेजमेंट, सोशल कंसर्न. सो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हमें क्या रिवॉर्ड करना है. जैसे अभी हमने पहले कुछ थोड़ी सी फैक्टर्स पढ़े थे जिसमें परफॉर्मेंस थी, यूनिट और डिपार्टमेंट लेवल था, लॉयल्टी, इनोवेशन. ऐसे ही टेक्निकल सोल्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि हग सॉफ्टवेयर का अगर हम एग्जांपल लें, सो दे होल्ड एम्प्लॉय पोल फॉर रिवॉर्डिंग दी पर्सन विद बेस्ट टेक्निकल सोल्यूशंस, जिसके पास बेस्ट सॉफ्ट स्किल्स को रिवॉर्ड करना इसका मतलब. देन लर्निंग, जैसे इन्फोसिक सॉफ्टवेयर है, दे रिवॉर्ड द पर्सनल अचीवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़. गुड बिहेवियर को हम रिवॉर्ड कर सकते हैं, द मोस्ट वार्म एंड फ्रेंडली पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर, दे कैन ऑल्सो गिव रिवॉर्ड फॉर द बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर. टीचिंग के लिए द बेस्ट टीचर इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द इंस्टीट्यूशन. देन पब्लिकेशंस को रिवॉर्ड कर सकते हैं, लाइक रिवॉर्ड टू एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय और द टीम हु हैव कम आउट विद एन इन हाउस पब्लिकेशन.
इवेंट मैनेजमेंट, कि कोई इवेंट अगर ढंग से मैनेज कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी को ना बुला के हमने अपने अंदर ही अंदर किसी को हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इवेंट मैनेज करने की और उसने ढंग से काम किया, अप्रिशिएबल था, तो उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं. देन सोशल कंसर्न, देन लाइक आरपीजी गिव्स अवार्ड्स टू पीपल हु हैव डन समथिंग ऑन सोशल इश्यूज लाइक राइट रिलीफ और फ्लड रिलीफ एटसेट्रा. देन नेक्स्ट इज हाउ टू रिवॉर्ड, कि हमें कैसे रिवॉर्ड करते हैं. लाइक फॉर यूनिट और डिपार्टमेंट लेवल रिवॉर्ड्स, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स में बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसिंग अचीविंग इन दी सिलेक्टेड एरियाज. यूनिट और डिपार्टमेंट लेवल के लिए हम सर्वेज कंडक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं कि कैसे हमें अचीवमेंट को असेस करना है. और इफ ऑडिट इज टू बी यूज्ड फॉर business or corporate function rewards, the top management may constitute 2 audit teams. 2 audit teams constitute कर सकते हैं अगर हमें business और corporate level के लिए awards देने हैं. तो इसमें 2 audit teams में क्या होगा, first audit team जो होगी they will cover all internal customer satisfaction, strategic initiatives, and the other audit team may cover cultural, climatical and teamwork etc. And for rewarding individuals, some devices have been used to make it more objective. Then next is how to assess. So कैसे assess कर सकते हैं हम कि किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी अपने डिपार्टमेंट को empowerment से one way to reward people is to empower them, giving them autonomy with support to act इन रिलेशन टू देयर वर्क. एम्पावरमेंट की उन्हें हमें डिसीजन अथॉरिटी दे दी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे एक्ट करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है. सो एम्पावर करके हम उन्हें रिवॉर्ड दे सकते हैं. देन रिकॉग्निशन इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड. लाइक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स रेटेड नंबर 1 ग्रेट प्लेसेस टू वर्क इन इंडिया रिकॉग्नाइजेस पीपल बाय इलेक्टिंग देम एज TI फेलोज, वन ऑफ द हाइएस्ट स्टेप्स ऑन द टेक्निकल लैडर. नेक्स्ट इज करियर ग्रोथ, उनको प्रमोट करके. An excellent way to reward is to provide career growth to deserving people. Then developing people, raising their competence and qualifications is a great reward for them. Then celebrating and fun, parties करके, like कोई भी celebration करके party fun से हम reward कर सकते हैं. Then about punishment, discipline without punishment is the most innovative HR tool. विदाउट पनिशमेंट कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स टूल है. एंड द कॉन्सेप्ट हैज़ 2 बेसिक गोल्स. फर्स्ट, इट इज़ डिजाइंड टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयज टू सॉल्व द problems. And second, it is intended to do everything reasonably possible to maintain an effective relationship between the employee, manager and the organization. So इसके अंदर 2 बेसिक गोल्स हैं डिसिप्लिन विदाउट पनिशमेंट में. पहला है कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, और दूसरा कि वो रीजनेबली पॉसिबल एक सोल्यूशन निकालें कि कैसे उन्हें एक इफेक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन करनी है एम्प्लॉय, मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में. So this was the last topic and here are some questions for you. First is how can we reward people? And next is what do you mean by discipline without punishment? That's all for this session. Thank you and have a nice day.